नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी पीसीएस 2025 परीक्षा हेतु करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। आज हम यहां पर मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आए हैं। हम मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। हम इस करंट अफेयर्स को लक्ष्य पीसीएस की पीडीएफ से कवर कर रहे हैं। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इनके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं तथा इस पीडीएफ को उनसे प्राप्त कर सकते हैं, या इस नंबर 9696357422 पर कांटेक्ट कर भी आप इस पीडीएफ को उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। इसमें हमारे पास पहली न्यूज है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम एनपीडीडी को मंजूरी मिली 19 मार्च को भारत सरकार द्वारा। इसमें अतिरिक्त राशि आवंटित हुई 1000 करोड़ रुपए। कुल बजट इसका हो गया है 2790 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को कब मंजूरी मिली है? 19 मार्च को। इसको लागू किया गया था 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत। ठीक है, अब 16वां वित्त आयोग आ गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो गया? अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, उद्देश्य इसका डेयरी अवसंरचना को आधुनिक बनाना और विस्तार करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है डेयरी अवसंरचना को आधुनिक मॉडर्न बनाना है और उसका विस्तार करना है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के तहत इसको 2021-22 से 2025-26 तक लॉन्च किया गया था। इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर से मंजूरी मिल गई 19 मार्च को। अगला है हमारे पास गोरखपुर, जो कि हरियाणा वाला है, उत्तर प्रदेश वाला नहीं। कौन सा? हरियाणा वाला। गोरखपुर में परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू हुई है। ये फंसाने वाला सवाल है। तो गोरखपुर कहाँ पर? हरियाणा में। गोरखपुर हरियाणा में परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना के रूप में इसको रेखांकित किया गया है। तो उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना के रूप में किसको रेखांकित किया गया है? गोरखपुर हरियाणा को। ठीक है, विकसित कहाँ होगी? तो गोरखपुर गांव, फतेहाबाद हरियाणा में। कुल कुल क्षमता है इसकी 2800 मेगावाट की। ठीक है, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता 2800 मेगावाट है। ये उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है 10वां रायसीना संवाद 2025 आयोजित हुआ 17 मार्च से 19 मार्च को नई दिल्ली में। ठीक है, 10वां रायसीना संवाद 2025 17 मार्च से 19 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें कौन? विदेश मंत्रालय प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इसको आयोजित किया है। इसके मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन 10वें रायसीना संवाद के 10th रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट थे। इसका विषय है कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। ठीक है, कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। अगला है न्यायाधीश यशवंत वर्मा का स्थानांतरण हुआ है 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। देखिए, कॉलेजियम या तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को चूज करने के लिए होता है, हाई कोर्ट के जजेस को चूज करने के लिए होता है, तथा हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर करने के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉलेजियम अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ा कॉलेजियम कौन सा बनता है, तो हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर का। इसको आप याद रखिएगा। अगला है दिल्ली उच्च, ये है इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय से इनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजा गया है। आगे जाने की घटना के बाद उनके निवास स्थान पर नकदी मिली थी, इसलिए उनका ट्रांसफर हुआ। कॉलेजियम शामिल भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश इसके अंदर शामिल होते हैं। प्लस इसके अंदर जिस न्यायाधीश, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट से जा रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और क्या कहते हैं, प्रयागराज जा रहा है तो प्रयागराज के चीफ जस्टिस। ठीक है, ये दोनों भी इसके अंदर शामिल होंगे। उसके बाद हमारे पास अफस्पा समीक्षा की घोषणा हुई है 20 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, अफस्पा की घोषणा कहाँ पर हुई? 20 मार्च 2025 को नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मणिपुर में। अफस्पा में क्या प्रावधान है? किसी क्षेत्र को वेतनकारी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्यपाल का होता है। सेना को बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी करने की शक्ति होती है अफस्पा के तहत। ठीक है, अफस्पा कौन लगाने की जानकारी देता है? राज्यपाल। राज्यपाल कहता है अफस्पा लगा दो। और अफस्पा में क्या होता है? सेना बिना ही वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है, अगला है हमारे पास असम हीलिंग ईविल प्रैक्टिसेस पर की रोकथाम अधिनियम 2024। ठीक है, असम हीलिंग अधिनियम 2024 है। इसमें ईविल प्रैक्टिसेस पर रोकथाम लगेगा। इसको पारित किया गया है 11 मार्च 2025 को असम विधानसभा द्वारा। क्या है? या तो गैर विज्ञान आधारित उपचार पद्धतियों को समाप्त करना, जिससे जनता का शोषण रोका जा सके। ठीक है, अगला है 110 से अधिक भौगोलिक संरचनाएं की खोज की है केरल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। तो अगर सवाल आ जाए कि 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं कहाँ पर खोजी गई, तो केरल में। 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं कहाँ पर खोजी गई, तो केरल में। अगली न्यूज है हमारे पास, छत्रपति शिवाजी के सम्मान में भव्य स्मारक का निर्माण किया है आगरा में। तो ये भी कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि लोग महाराष्ट्र सोच लेंगे, महाराष्ट्र की तरफ निकल जाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी के सम्मान में भव्य स्मारक कहाँ बनेगा? आगरा में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो महाराष्ट्र की सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी के सम्मान में भव्य स्मारक बनाने वाली है। शिवाजी को औरंगजेब द्वारा आगरा में ही नजरबंद किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य, छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया था। 1674 में रायगढ़ किले पर छत्रपति का ताज पहने थे। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था छत्रपति शिवाजी का? 1630 में। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया था। 1674 में रायगढ़ किले पर छत्रपति का ताज पहना था इन्होंने। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला है पोटी श्री रामलुलु की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई 19 मार्च 2025 को। पोटी श्री रामलुलु वही इंसान है जो क्या कहते हैं भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे के लिए भूख हड़ताल किया था, और भूख हड़ताल में क्या हुआ था, इनकी जान चली गई थी। ठीक है, तो 19 मार्च 2025 को पोटी श्री रामलुलु की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू द्वारा अमरावती में। ठीक है, तो पोटी श्री रामलुलु की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हो रहा है, अमरावती में। कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 58 फीट। तेलुगु भाषी राज्य के निर्माण के लिए 1952 में 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है मुदिबल मेगालिथिक मेनहिर। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कौन शामिल हुआ है, तो मुदुमल मेगालिथिक मेनाहिर तेलंगाना में अवस्थित है। ठीक है, गीत गवाई मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। गीत गवाई क्या है, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। 12 मार्च को पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान पारंपरिक भोजपुरी संगीत का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, अगला है जहाने खुसरो उत्सव मनाया गया है 3 मार्च को खुसरो की याद में। जहाने खुसरो उत्सव 3 मार्च को खुसरो की याद में मनाया गया है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में कासगंज के पटियाला में हुआ था। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। तो ये भी पूछा जाता है सवाल कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म हुआ था 1253 में कासगंज के पटियाला में। ठीक है, हरथ महोत्सव मनाया गया है कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा। महाशिवरात्रि का प्रतीक है ये। हरथ महोत्सव कब मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया, तो कश्मीरी पंडितों के समुदाय द्वारा। ये महाशिवरात्रि का प्रतीक है। अगला है जुमुईर विनांदनी 2025 गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। इसमें शामिल होंगे पीएम मोदी जी। इतिहास का सबसे बड़ा जुमूर महोत्सव है जुमुईर विनंदिनी 2025। असम की चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जुमुईर विनंदिनी 2025 महोत्सव मनाया गया। ठीक है, आगे है हमारे पास आर्थिक घटनाक्रम। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली न्यूज है भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। ठीक है, बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की है जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। ठीक है, बायोटेक डिपार्टमेंट द्वारा भारत की बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की गई है। इससे हमारा पता चलता है कि जो बायो इकोनॉमी हमारी जो जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य 2024 में 165 बिलियन डॉलर प्लस पहुंच गया। ठीक है, तो हमारी जो जैव अर्थव्यवस्था कितनी हो गई, 165 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई। इसका जीडीपी में कुल योगदान 4.2% है। 2030 तक 300 बिलियन डॉलर प्लस 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर प्लस पहुंचने की इसकी उम्मीद है। ठीक है, तो 2030 तक हमारा लक्ष्य क्या है, 300 बिलियन डॉलर प्लस पहुंचाए हम बायो इकोनॉमी को, और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर प्लस पहुंचाए बायो इकोनॉमी को। ठीक है, अगला है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया है 26 मार्च को भारत सरकार द्वारा। मध्यम और दीर्घकालिक जमा इसके तहत बंद कर दी जाएंगी। केवल अल्पकालिक बैंक योजनाएं जारी रहेंगी। ठीक है, शुरू कब किया गया था, नवंबर 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य है घरेलू सोने को उत्पादक कार्यों में लाना और सोने के आयात पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, तो भारत सबसे ज्यादा सोना जमा करके रखा हुआ है अपने पास, है ना। भारत की महिलाएं जो इतने सारा सोना अगर उसको जमा करके रखा हुआ है मार्केट में, अगर उसको छोड़ दें तो भारत थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तरक्की कर लेगा। तो इसी के तहत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की गई थी। नवंबर 2024 तक कुल जमा सोना कितना है, 31,164 केजी। ठीक है, इतना सोना सोच लो, 2015 से 2024 तक 31,164 किलो सोना जमा किया गया था। एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की 24 मार्च को भारत सरकार द्वारा चीन से आयातित 5 उत्पादों पर। ठीक है, एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है, तो यह शुल्क उन विदेशी आयातों पर लगाया जाता है जो बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाते हैं। ठीक है, मान लो बाजार मूल्य पर कोई चीज 100 रुपए की बेची जा रही है, चाइना उस चीज उसको लाके कंपटीशन को खत्म करने के लिए 80 रुपए में बेच रहा है मार्केट में। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, 100 रुपए उसके ऊपर ले जाने के लिए भारत सरकार उसके ऊपर एंटी डंपिंग शुल्क लगा देगी। ठीक है, तो मान लो 80 रुपए का है, इसके ऊपर 20 रुपए का शुल्क लगा दिया, तो ये भी 100 रुपए का हो गया। अब मार्केट में दोनों का कंपटीशन बना रहा। ठीक है, उद्देश्य है स्थानीय उद्योगों को सस्ते आयात से होने वाले अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना। 2023-24 में व्यापार घाटा हमारा कितना था, 85 बिलियन डॉलर, है ना। ये व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा क्या होता है, मान लो जो हमने क्या किया है, आयात ज्यादा किया है और निर्यात क्या किया है, कम किया है। ठीक है, आयात क्या है, ज्यादा है हमारा, निर्यात कम है, तो व्यापार घाटा हो जाएगा। सरप्लस क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस कब होता है, ट्रेड सरप्लस होता है जब हम निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना समापन का निर्णय लिया 24 मार्च को भारत सरकार द्वारा। लक्ष्य है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और 2025 तक विनिर्माण के योगदान को 15.4% से 25% तक बढ़ाना। ठीक है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और 2025 तक विनिर्माण के योगदान को 15.4% से 25% तक बढ़ाना। अक्टूबर 2024 तक लक्ष्य का केवल 37% उत्पादन कर पाए हम। प्रोत्साहन वितरण 1.73 बिलियन डॉलर, कुल आवंटित राशि का 8% से भी कम है। ठीक है, इसको मतलब 1.73 बिलियन डॉलर ही बांटा गया था। ये जो कुल आवंटित राशि थी उससे 8% से भी कम है। जो हमारा लक्ष्य था उत्पादन करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, वो 15.4% से 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य था, लेकिन हम इतना बस खाली 37% तक ही उत्पादन कर पाए। पूरा उत्पादन हम अक्टूबर 2024 के बाद कर ही नहीं पाए।
तो इस उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है भारत सरकार द्वारा। कुशल भारतीय प्रवासियों का उन्नत अर्थव्यवस्था की ओर रुझान सर्वेक्षण आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। कुशल भारतीय प्रवासियों का उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर रुझान सर्वेक्षण। भारत में कुल प्रेषण में योगदान, प्रेषण मतलब रेमिटेंस होता है, ठीक है। भारत में कुल रेमिटेंस में यूएसए का 27.7% है, यूएई का 19.2% है, ठीक है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में कहाँ से आता है? यूएसए में आता है। राज्यवार सबसे ज्यादा क्या कहते हैं रेमिटेंस आता है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर केरल में। तो रेमिटेंस सबसे ज्यादा लोग भेजते कहाँ से? यूएसए से। कहाँ भेजते हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरे नंबर पर यूएई है और प्राप्तकर्ता में दूसरे नंबर पर केरल है। भारत का वर्ल्ड वाइड रेमिटेंस में हिस्सेदारी 2024 में 14% हो गई है, 2001 में 11% थी, ठीक है। तो इसमें वृद्धि देखी गई है। अगला है भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता हुई है, फिर से शुरू करने की घोषणा की है 16 मार्च को न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा, जो कि हमारे रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट भी रहे थे। लक्सन की भारतीय यात्रा के दौरान 2015 में 10 दौर की चर्चा के बाद यह रुक गई थी, तो इसके बाद फिर से बात होनी शुरू हो गई है, ठीक है। अगला है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। नाइट्रोजन गैस से पहला मृत्युदंड दिया गया 18 मार्च को लुइसियाना अमेरिका में जेसी हॉफनेम जूनियर को, ठीक है। अपराध था इनका 1996 में 28 वर्षीय मैरी एलिट की हत्या का दोषी थे ये। राज्य में 2010 के बाद पहली और ऑक्सीजन अमेरिका में इस विधि से दूसरा मृत्युदंड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस से अमेरिका से दूसरा मृत्युदंड है, और राज्य में क्या कहते हैं पहला मृत्युदंड है 18 मार्च को, है ना। किसको? जेसी हॉफनेम जूनियर को। ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने की घोषणा की है ट्रंप द्वारा 18 मार्च को, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है पीएम मोदी और पीएम क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा। तो अगर पूछ ले एग्जाम में कि मार्च में किन दो देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ, तो भारत और न्यूजीलैंड की। भारत ने किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? तो न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। अगला है सीबीपी होप ऐप, ठीक है। सीबीपी होप ऐप लॉन्च किया है अमेरिका में प्रवासन नीति में बदलाव के तहत, ठीक है। उद्देश्य है अवैध प्रवासियों को स्वनिर्वासन यानी सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए प्रोत्साहित करना। जो अवैध प्रवासी हैं, जो बिना वीजा के आ गए वहां पे, उनको सेल्फ डिपोर्टेशन के आप खुद से चले जाइए उसके लिए प्रोत्साहित करना। स्वनिर्वासन क्या होता है? यह प्रक्रिया प्रवासियों को बिना कानूनी कार्रवाई के देश छोड़ने की अनुमति देती है, ठीक है। हम आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, आप अपनी मर्जी से अमेरिका को छोड़कर जा सकते हैं। मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है पीएम मोदी को, मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम द्वारा, ठीक है। पीएम मोदी का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। मॉरिशस का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। इसका नाम है मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का। यूक्रेन मुद्दे पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किए 6 मार्च को ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। यूरोपीय संघ के नेताओं द्वारा, ब्रुसेल्स राजधानी बेल्जियम के। इसमें अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने के बाद सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया गया है। उपस्थित नेता इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की थे, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन थी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। यूक्रेन को सैन्य सहायता निलंबित करने की घोषणा की है 4 मार्च को ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में हुई एक गर्म बहस के बाद, ठीक है। देखा होगा आपने न्यूज में कि उनको बोल दिया गया था कि आपको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, आप गरीब देश हैं, ये सब बोल के उनको क्या कहते हैं बेइज्जत करके वहां से निकाला गया था। तो उसके बाद ही निलंबित करने की घोषणा हो गई सैन्य सहायता की। आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन आयोजित हुई 4 मार्च को काहिरा मिस्र में, ठीक है। मिस्र मतलब इजिप्ट होता है, यहाँ पे है रेड सी के साथ सीमा साझा करता है मिस्र, ठीक है। काहिरा मिस्र में 4 मार्च को आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण हेतु 53 बिलियन डॉलर की योजना को मंजूरी दी गई, ठीक है। गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए 53 बिलियन डॉलर देगा। उसके बाद हमारे पास साइंस एंड टेक की न्यूज है। गैया मिशन समाप्त करने की घोषणा की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, ठीक है। गैया भारत नहीं है, भारत का मिशन है, याद रखिए। गैया से आप लोग कंफ्यूज हो जाए। गैया किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। इसको लॉन्च किया गया दिसंबर 2013 में। उद्देश्य था मिल्की वे का विस्तृत 3D मानचित्र बनाना, ठीक है। तो 3D मैपिंग करने के लिए मिल्की वे के 3D मैपिंग करने के लिए गैया मिशन लॉन्च किया गया था दिसंबर 2013 में। उसके बाद स्पेस डी डॉकिंग मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ 14 मार्च को इसरो द्वारा। स्पेस डी डॉकिंग मिशन अभी बीपीएससी में सवाल आया था, कहाँ आया था? स्पेस डी डॉकिंग मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ 14 मार्च को इसरो द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन किसका है? तो इसरो का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है 30 दिसंबर 2024 को। शामिल उपग्रह था इसके अंदर XDX-01 चेंजर प्लस XDX-02 टारगेट, ठीक है। इन दोनों को डॉक और अनडॉक, जो हमारे क्या कहते हैं स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी में डॉक करेंगे और अनडॉक करेंगे, ठीक है। इसको ही डी डॉकिंग और डॉकिंग कहते हैं। इससे लाभ होगा आगामी मिशनों जैसे चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में सहायक होगी। इन दोनों उपग्रहों को 16 ये XDX-01 चेंजर और टारगेट, इन दोनों उपग्रहों को 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक डॉक किया गया था। अब इन्हें ही 14 मार्च 2025 को डी डॉक किया गया, ठीक है।
अगला है, भारत में जीएम खाद्य फसलों पर प्रगति की घोषणा की है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा। ये क्या है? तो जीएम फसलें वे पौधे होती हैं जिनमें जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनेक अनुवांशिक गुणों में बदलाव किया जाता है। ठीक है, उनके अंदर जेनेटिक चेंज कर दिया जाता है। इसमें कीट प्रतिरोध, सूखा प्रतिरोध और उच्च पोषण जैसे लाभकारी गुण जोड़े जाते हैं। भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कौन सी हैं? तो बीटी कपास है, 2002 में पेश किया गया था। ये भारत की एकमात्र वाणिज्यिक जीएम फसल है। ठीक है, एकमात्र। बीटी बैगन तैयार किया गया था 2010 में, अभी इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जीएम सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों तैयार किया गया था, 2022 में अनुमोदित किया गया था। कानूनी मुद्दों का सामना कर रहा है, अभी ये मार्केट में आ नहीं पाया है। गोल्डन राइस अभी अनुसंधान प्रक्रिया में है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बीटी कपास, बीटी बैगन, जीएम सरसों, गोल्डन राइस। ठीक है, बीटी कपास है जो बस खाली मार्केट में अभी उपलब्ध है, बाकी और कुछ नहीं। अगला है, इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025, भारत की जैव अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई 2024 में 165.7 बिलियन अभी हम पढ़ के आए हैं, जो 2014 में थी 10 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसमें 16 गुना की वृद्धि देखी गई है। 2030 तक हमारा लक्ष्य है क्या? 300 बिलियन डॉलर करने का। ठीक है, और 2047 तक, सॉरी 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है जैव अर्थव्यवस्था में? तो महाराष्ट्र 21% का, कर्नाटक 19% का, तेलंगाना 12% का। ठीक है, चंद्रयान 3 ने जानकारी प्रदान की है 10 मार्च को चांद पर पानी की बर्फ की उपस्थिति के बारे में। ठीक है, स्टारशिप अंतरिक्ष यात्रा फिर असफल रही 6 मार्च को, 8वीं परीक्षण उड़ान के दौरान विस्फोट के कारण। इसका परीक्षण किया था स्पेसएक्स ने स्टारशिप को। नासा ने इस दशक के अंत में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए बुक किया है इसको। एलोन मस्क मंगल पर मिशन के लिए स्टारशिप का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो नासा इस स्टारशिप से कहां पर? चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगी, और एलोन मस्क कहां पर उतारेंगे? मंगल पर। एलोन मस्क ने अभी अमेरिकन पार्टी नाम से एक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है। ठीक है, और अमेरिका पार्टी, और अभी एलोन मस्क तो क्या कहते हैं, वहां के राष्ट्रपति बन नहीं सकते क्योंकि ये जन्म से नागरिक नहीं है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। तो किसी न किसी को बनाएंगे राष्ट्रपति, देखो क्या होता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन SC-2000 सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ 4 मार्च को इसरो द्वारा। ठीक है, अगला है हमारे पास पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज। अगला है न्यूज है इसके अंदर, ओक्सोकुल ग्लेशियर मृत घोषित किया है 21 मार्च को। आइसलैंड में स्थित है क्या? ओक्सोकुल ग्लेशियर। एक याला ग्लेशियर है नेपाल में। ठीक है, तो याला ग्लेशियर जो है वो नेपाल में है। इसको भी क्या कहते हैं? मृत घोषित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के से मृत पाए प्रथम ग्लेशियर है ये ओकोजोकुल ग्लेशियर, है ना, ओक्सोकुल ग्लेशियर। आइसबर्ग कब्रिस्तान बनाया गया 2023 में आइसलैंड में, दुनिया का पहला। इसमें 15 प्रमुख ग्लेशियर्स के लिए बर्फ जैसी समाधियां बनाई गई हैं। ठीक है, आइसबर्ग कब्रिस्तान कहाँ पर बना है? आइसलैंड में। ये दुनिया का पहला आइसबर्ग कब्रिस्तान है। इसमें 15 प्रमुख ग्लेशियर्स के लिए बर्फ जैसी समाधियां बनाई गई हैं। ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित हुआ 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ग्लेशियर सारे इंपॉर्टेंट है। विश्व ग्लेशियर दिवस का मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ठीक है, अगला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। कहां पर है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी कहां पर है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ में। यूएन के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 77 जिलों में अवनालिका अपरदन की समस्या दर्ज की गई है। कितने जिलों में? 77 जिलों में अवनालिका अपरदन की समस्या दर्ज की गई है। ठीक है, उसके बाद लॉस एंड डैमेज फंड से बाहर हुआ अमेरिका। इसकी स्थापना हुई थी 2022 में COP27 सम्मेलन के दौरान। ठीक है, उद्देश्य है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान में सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो COP30 कहां पर हुआ था? COP30 हुआ था बाकू अजरबैजान में, है ना। बाकू अजरबैजान में COP29 हुआ था, सॉरी COP29 हुआ था बाकू अजरबैजान में। और यहाँ पर क्या हुआ था? 300 बिलियन डॉलर जो विकसित देश हैं विकासशील देशों को देंगे। ठीक है, अब होने वाला है COP30। ठीक है, COP30 कहां पर होने वाला है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, वरना छोड़िए, कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे। COP30 बेलेम ब्राजील में। ठीक है, अगर ये ब्राजील है, मान लो ये साउथ अफ्रीका मैप है, यहाँ पे ये ब्राजील है, तो ब्राजील में यहाँ पे एक बंदरगाह है बेलेम, अमेजोन रिवर के मुहाने पे। ठीक है, यहाँ पे बेलेम बंदरगाह, यहाँ पे क्या होता है? रबड़ का निर्यात किया जाता है। यहीं पर COP30 का आयोजन होने वाला है। शरावती, अगला है हमारे पास शरावती जल विद्युत परियोजना। इसका विरोध किया है पर्यावरणीय और स्थानीय समुदाय द्वारा। ठीक है, तेलंगाना के कलेश्वरम मॉडल पर आधारित है शरावती जल विद्युत परियोजना। कर्नाटक की 200 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, 2000 मेगावाट की शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक की 2000 मेगावाट की परियोजना है। तेलंगाना के कलेश्वरम मॉडल पर आधारित है। पर्यावरण और स्थानीय जलवायु समुदाय द्वारा इसका विरोध किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है, भारत का 58वां बाघ रिजर्व, MP का 9वां, है ना।
एमपी में क्या कहते हैं टोटल 9 बाघ रिजर्व हो गए, और 57वां भी जो है वो भी एमपी का है, और 58वां भी जो है वो भी एमपी का है, ठीक है। रतापानी और क्या कहते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, शिवपुरी एमपी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान 58 नंबर का है। और किसने क्या घोषित हुआ, तो 58वां बाघ टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, एमपी का 9वां, है ना। चक्रवात अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों को खतरा हुआ है, इससे इससे प्रभावित होंगे ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट। चक्रवात अल्फ्रेड कहाँ पर आया, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर। इससे कौन प्रभावित होगा, ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जितनी भी सिटीज आप देखेंगे मेन सब पूर्वी तटों पर ही है। वॉलेस रेखा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जैव भौगोलिक विभाजन के रूप में वॉलेस रेखा जानी जाती है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या जैव जैव भौगोलिक विभाजन के रूप में यह रेखा बाली और लोम्बोक के बीच से, ये बाली है, इसके बगल में यहाँ पे लोम्बोक है, बाली और लोम्बोक के बीच से गुजरती है। यहाँ पे बोर्नियो है, ठीक है, और सुलावेसी है, सुलावेसी इंडोनेशिया के बीच से उत्तर की ओर बढ़ती है, और मिंदानो या फिलीपींस आर्किपेलागोस है, फिलीपींस आर्किपेलागोस के दक्षिण दक्षिण मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी है, वॉलेस रेखा है ना, याद रखिएगा। रिपोर्ट एवं सूचकांक वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 जारी किया है 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा, ठीक है। भारत का स्थान इसमें 118वां है, 2024 में 126वें स्थान पर था। वैश्विक खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कुल शामिल देश इसमें 147 है। शीर्ष स्थान पर इसमें फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड है, ठीक है। पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। सबसे कम खुशहाल देश यदि देखा जाए तो अफगानिस्तान 147वें नंबर पर, पड़ोसी देश पाकिस्तान 190वें नंबर पर, और नेपाल 92nd, चाइना 68, श्रीलंका 133, बांग्लादेश 134वें नंबर पे, ठीक है। प्रमुख तथ्य देखा जाए तो शुरू करने का प्रस्ताव इसको भूटान द्वारा दिया गया था। मंजूरी मिली थी 19 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। पहली रिपोर्ट 2012 में प्रकाशित की गई थी। भारत का इस बार रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान 118 है, इसके पहले 2024 में 126वां था, ठीक है। एसडीजी में भारत का रैंक कितना है, 99, है ना। फ्री स्पीच में भारत का रैंक है 24। टेररिज्म में यदि भारत की रैंकिंग देखी जाए तो 14वीं है, और एयर क्वालिटी में देखी जाए, है ना, एयर क्वालिटी में देखी जाए तो भारत की रैंक 5वीं, ठीक है। और हथियार हस्तांतरण में भारत की रैंक है 2nd, पहले नंबर पे कौन है, यूक्रेन, ठीक है। एनर्जी में अगर देखा जाए तो भारत की रैंक 71st है, समझ में आया। तो ये जो रैंकिंग है मेरे को लगता है कि आपको याद होनी चाहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स आपको पता चल गया 118वें नंबर पर है, और 2024 में इसमें कौन से हम 126वें स्थान पर थे। अगला है 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 को जारी किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, इसका मुख्यालय है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 14वां। 12वें वैश्विक अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। टेररिज्म भारत का स्थान कौन सा है, 14वें नंबर का। शीर्ष प्रभावित देश है इसमें बुर्किना फासो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे सीरिया। फिर है हमारे पास 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है आईक्यू एयर स्विट्जरलैंड ने। दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा हो गया, भारत। अभी ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो 5वें नंबर पे है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी में भारत का रैंकिंग कौन सी है, 5वें नंबर पे। सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है इसमें, तो चार्ड की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, और 5वें नंबर पे भारत आता है। केवल 7 देश WHO के मानक को पूरा कर सके हैं। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये सब क्या है, WHO के मानक को पूरा कर सके हैं। ऑस्ट्रेलिया ये रहा यहाँ पर है। बहामास कहाँ पर है, बहामास ये अगर आप ये नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पे दो आर्की क्या कहते हैं, यहाँ पे क्यूबा वगैरह, क्यूबा हैती है, और यहाँ पे लेजर एंटिलीज है, ठीक है। ग्रेटर एंटिलीज और लेजर एंटिलीज में क्या है, बहामास है, ठीक है। और बहामास है। बारबाडोस भी क्या कहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैच हुआ था भारत का, एस्टोनिया, लातिया, लिथुआनिया, यूरोप में है ना। और ग्रेनेडा, आइसलैंड, ये सब भी क्या कहते हैं यहाँ पर यूरोप में है, और न्यूजीलैंड यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन्नीहाट मेघालय है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है बन्नीहाट मेघालय का। दूसरे नंबर पे दिल्ली है। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन्नीहाट मेघालय है, ठीक है, याद रखिएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 5वीं, ठीक है। तो यहाँ जो ज्यादा ऊपर जाता था, जो ऊपर ज्यादा ऊपर रैंक पे जाता है, उसकी हवा उतनी खराब होती जाती है। तो यहाँ पे नीचे आना ज्यादा बेहतर है। वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 जारी की है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। इसमें शीर्ष हथियार आयातक देश 2020-24 में यूक्रेन है, दूसरे नंबर पे भारत है, अभी हम डिस्कस करके आए, ठीक है। 8.3% आपूर्तिकर्ता देश इसको कौन से है, रूस सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, फिर फ्रांस, फिर इजराइल, ठीक है। सबसे ज्यादा हथियार हम कहाँ से खरीदते हैं, रूस से, दूसरे नंबर पे फ्रांस से, तीसरे नंबर पे इजराइल से। शीर्ष निर्यातक देश कौन से हथियार, तो यूएसए सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करता है, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे रूस।
2015 से 19 की तुलना में भारत के हथियार के आयात में 9.3% की गिरावट देखी गई है। पाकिस्तान का हथियार आयात 61% बढ़ गया है, जिसमें 81% आपूर्ति कहाँ से हुई है? चाइना से। ठीक है। चीन पहली बार शीर्ष 10 आयातकों से बाहर हुआ है, अर्थात स्वदेशीकरण को चीन में बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। तो भारत की इसमें रैंक कौन सी है? दूसरे नंबर पर हथियार हस्तांतरण में। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2024 जारी किया है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। अमेरिकी थिंक टैंक है कि द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, उसने वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक जारी किया है। इसमें कुल शामिल देश 33 है। भारत का इसमें स्थान कौन सा है? 24वां। शीर्ष देश इसमें नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। सुधार इसमें देखा गया इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान में। भारत का फ्री स्पीच में रैंक कौन सा है? 24th। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी किया है क्वाकवेरेली साइमंड्स लंदन ने। भारत का विषयवार रैंकिंग और व्यापक संकाय क्षेत्रों में शीर्ष 50 में स्थान बार-बार रहा है। ठीक है। विषयवार रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 50 में भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान कितने हैं? 9। ठीक है। टॉप 50 में भारत के 9 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। भारत में शीर्ष इंजीनियरिंग, खनिज और खनन इंस्टीट्यूट कौन से हैं? भारतीय खनन विद्यालय धनबाद झारखंड। वर्ल्ड वाइड रैंकिंग इसकी 20th है। और सेकंड रैंक पर है आईआईटी मुंबई। वर्ल्ड वाइड रैंकिंग इसमें 28th है। ठीक है। फिर इसके बाद योजना और कार्यक्रम आजकल यूपीपीसीएस में पूछने का ट्रेंड बना है, तो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर सब कवर हैं। पहली योजना है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम, शुरू किया है सी डॉट द्वारा दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए। ठीक है। राजीव युवा विकासम योजना शुरू करने की घोषणा हुई है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा 15 मार्च को। उद्देश्य है हाशिए के समुदाय के युवाओं को वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमिता में सशक्त बनाना। बजट आवंटन हुआ इसको 6,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना लॉन्च हुई शिक्षा मंत्रालय द्वारा। यह इसका तीसरा संस्करण है। इसका उद्देश्य युवा लेखकों 30 वर्ष से कम को पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करना। इसको वित्तीय सहायता प्रति लेखक 50,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। ठीक है। 6 महीने के लिए। अगला है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना प्लस मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। ये त्रिपुरा में चलाई गई है, तो बस खाली इतना बताना चाहिए, बाकी अपने एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम यानी पर्वतमाला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना। उत्तराखंड में 2 प्रमुख रोपवे राज्य मार्ग परियोजना को मंजूरी मिली है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा। एक सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर, दूसरा है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर। ठीक है। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड, ये क्या पर्वतमाला परियोजना के तहत यहाँ पर रोपवे का विकास किया जाएगा। ठीक है। इसकी घोषणा हुई है 2022-23 केंद्रीय बजट में। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की उद्देश्य है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे विकास को बढ़ावा देना। अगली न्यूज है हमारे पास प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। हरियाणा साक्षी संरक्षण की योजना शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान प्लस मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत को शुरू किया पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है। इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली में इसकी मीटिंग आयोजित हुई है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु जो आजकल क्या कहते हैं, जो प्रधानपति वाली जो व्यवस्था चले उसको खत्म किया जाए, महिलाओं को शिक्षित किया जाए। जो महिलाएं प्रधान बनती है ना, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान, ग्राम प्रधान जो बनती है उनको शिक्षित किया जाए कि आपको अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करना है, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। वरना क्या होता है कि जो प्रधान होते हैं, मान लो मैं प्रधान हूँ, अब मेरे वहां की सीट हो गई महिला के लिए आरक्षित, है ना, तो यहाँ से बस खाली महिला चुनाव लड़ सकती है। तो मैंने मान लो मेरी अगर शादी हो गई होती, मैं अपनी धर्म पत्नी को, या अभी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी माता जी को चुनाव लड़वा दूंगा। माता जी साइड में बैठेंगी, मेरे पिताजी संभालेंगे। अगर मेरी पत्नी होती तो मैं संभालता, मैं प्रधानपति कहलाता। ठीक है। तो नाम की प्रधान वो है, बाकी सारे काम मेरे से हो रहे हैं। ठीक है। तो उसी को सुधारने के लिए सशक्त पंचायती नेत्री अभियान, मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत, ये दोनों शुरू किया गया। ठीक है। इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली में। राज्यवार घटनाक्रम आ गया। बिहार बजट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 17 नगर निगमों को सोलर सिटी में विकसित करने का निर्णय लिया 23 मार्च को यूपी गवर्नमेंट ने गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। ठीक है। तो यहाँ से एक ये निकल के आता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो गोरखपुर में। एक गोरखपुर हम पढ़ के आए हरियाणा वाला। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप उसको याद कर पा रहे हैं कि गोरखपुर हरियाणा में हम क्या पढ़ के आए थे। ठीक है। और गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 17 नगर निगमों को सोलर सिटी में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 17 नगर निगमों की सूची कौन सी? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, झांसी और शाहजहांपुर। ठीक है। इन नगर निगमों को क्या है? सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम यूपी का स्थान कौन सा रहा है? तीसरा।
पूछने का ट्रेंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूपी का रैंक कौन सा रहा है, तीसरा स्थान रहा है। यूपी में 26 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल हुआ है, उसमें पेटीएम, फिजिक्स वाला, इन शॉर्ट्स ये सब क्या कहते हैं इसके अंदर शामिल है। यूपी में स्टार्टअप्स की संख्या 14,000 प्लस है। सर्वाधिक स्टार्टअप यदि देखा जाए तो नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में है। कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में योगदान यूपी का 9.6%, दिल्ली का 10%, कर्नाटक का 10.6% है। ठीक है। विठूर महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ विठूर कानपुर में स्थित है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है। विठूर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, विठूर कानपुर में। कहाँ पर स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। 33वां ताज महोत्सव 2025 आयोजित हुआ है आगरा में, इसकी थीम है धरोहर। 33वां ताज महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है, आगरा में, इसकी थीम है धरोहर। 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप आयोजित हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप आयोजित हुई भोपाल मध्य प्रदेश में। गंभीरी नदी जो क्या कहते हैं उटंगन नदी है, भारत क्षेत्र से अतिक्रमण के मामले पर राजस्थान प्रशासन ने जवाब मांगा है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट फॉर एग्जाम। गंभीरी नदी कहाँ पर, राजस्थान में, बस तैयार रखना। आरोग्य मेला 2025 राजस्थान में। कोटा केयर्स पहल, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया गुजरात। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला लागू करेगा मतलब, है ना। गुजरात लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। और पहले नंबर पर कौन है, उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 को यहाँ पर यूसीसी क्या हो गया है, लागू हो गया। अगला, यूपी गवर्नमेंट द्वारा डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी बनारस में यूपी गवर्नमेंट क्या बनाएगी, डॉल्फिन सफारी, है ना। गांगे डॉल्फिन की जनगणना हुई थी। सबसे ज्यादा संख्या गंगे डॉल्फिन की कहां पर है, तो यूपी में। ठीक है। मार्च 2025 में भारत ने पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या यूपी में, दूसरे नंबर बिहार में, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। बच्चों की टीकाकरण की निगरानी हेतु राइज ऐप लॉन्च किया है यूपी द्वारा। यूपी ने राइज ऐप लॉन्च किया है। सीतापुर में महर्षि दधीची कुंड को राज्य पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा किसने की है, तो यूपी गवर्नमेंट ने। महर्षि दधीची कुंड कहां पर है, तो सीतापुर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना का कार्यकाल बढ़ाया है 2 वर्ष के लिए। योगी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी गई है नोएडा में। डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत हुई है सीतापुर में। यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या की 1147 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या की 1147 गांवों को, है ना, मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक सीतापुर है। महर्षि दधीची कुंड सीतापुर है। योगी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो नोएडा में, पता होना चाहिए। ठीक है। 10 मार्च को यूपी गवर्नमेंट ने बलिया में चित्तू पांडे के सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की। चित्तू पांडे कौन है, बताइए, सोचिए, कमेंट कीजिए। चित्तू पांडे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं सरकार बना क्या कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, छोड़ो। ये चित्तू पांडे ने क्या कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी, कब, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, समानांतर सरकार। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई थी बलिया में। तो उनके सम्मान में 10 मार्च को यूपी गवर्नमेंट ने बलिया में चित्तू पांडे के सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। कानपुर में दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत की गई है। दीदी प्रेरणा कैंटीन कहाँ पर शुरू हुआ है, कानपुर में। बिहार की 113वीं वर्षगांठ 23 मार्च को। थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार, है ना। बिहार की 113वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, 22 मार्च को। ठीक है, कानपुर में क्या हुआ, दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत हुई है। उसके बाद है माता सीता का भव्य मंदिर बनने की घोषणा मिथिलांचल पुनेरा धाम सीतामढ़ी बिहार में किया अमित शाह द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 9 से 15 मार्च 2025 को कहां पर आयोजित हुआ है, परमारथ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 परमारथ निकेतन आश्रम ऋषिकेश 9 से 15 मार्च 2025। 2 मार्च को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गुरुग्राम हरियाणा में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर बनेगा, गुरुग्राम हरियाणा में। इसने उद्घाटन किया तो रामनाथ कोविंद ने। भारत का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहां पर, तो इंदौर में। पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार भी और क्या कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों लोग मिलकर पार्टनरशिप करके मॉडल बनाते हैं, उसको पीपीपी मॉडल कहते हैं। हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहां पर आयोजित होगा, कहां पर स्थापित किया जाएगा, इंदौर में। जामनगर गुजरात में पीएम मोदी द्वारा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया है। बहुत न्यूज में आता है, आपको पता होना चाहिए। तो वनतारा कहां पर है, तो जामनगर गुजरात में। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो थलाइवा द किंग पीएम मोदी ने। ठीक है। विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो पंजाब। ठीक है। असम ने अपना स्वयं का उपग्रह असम सैट लॉन्च करने की घोषणा की है।
नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है असम में। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? तो असम में। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? तो असम में। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू की? तो दिल्ली पुलिस ने। शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू की? दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद धन प्रेषण रेमिटेंस सर्वेक्षण 2023-24 जारी किया है आरबीआई ने। भारत में कुल रेमिटेंस आ रहा 2023-24 में 118.7 बिलियन डॉलर। 2010-11 में कितना था? 55.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 2 गुना हो गया अभी। स्त्री सबसे ज्यादा कहाँ से आता है रेमिटेंस? तो यूएसए से, दूसरे नंबर पे यूएई से, तीसरे नंबर पे यूके से। ठीक है, राज्यवार वितरण यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा आता कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आता है यूएसए से। कहाँ पर आता है सबसे ज्यादा? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, 2023-24 में हमको रेमिटेंस कितना प्राप्त हुआ? 118.7 बिलियन डॉलर। अगला है भारतीय छात्र विदेश में कुल छात्र 1.34 मिलियन है। कहाँ पर सबसे ज्यादा छात्र हैं? तो कनाडा में, यूएसए में, फिर यूके में। ठीक है, पीएमआईएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है 17 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा। फिर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए घोषणा की है बजट 2024 में। लक्ष्य 5 करोड़ से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना। ठीक है, तो पीएमआईएस यानी पीएमआईएस मोबाइल ऐप 17 मार्च को वित्त मंत्री ने लॉन्च किया है। अगली न्यूज है हमारे पास, पहला परपेचुअल बॉन्ड लॉन्च किया अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड आईआरईडीए द्वारा। क्या है यह? तो यह एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी कोई परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तिथि नहीं होती है, अर्थात यह बॉन्ड हमेशा के लिए जारी रहता है और जारीकर्ता को निवेशकों को मूलधन वापस नहीं करना पड़ता। जारीकर्ता केवल निवेशकों को नियमित रूप से ब्याज का भुगतान करते हैं जो एक निश्चित दर पर होता है ना। मान लो मैंने आईआरडीए का परपेचुअल बॉन्ड खरीद लिया, 1 लाख रुपए उसमें लगा दिए, 1 लाख रुपए मेरे को 5% का ब्याज मिलना है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए 5,000 रुपए मेरे को मिलते रहेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए मेरे को मेरे कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट हक हवाई हवाई अनुभव हवाई अनुभव कल्याण केंद्र लॉन्च किया एचडीएफसी बैंक द्वारा। प्रोजेक्ट हक भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को सहायता एवं सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एसबीआई अस्मिता प्लस नारी शक्ति लॉन्च किया है एसबीआई द्वारा। एसबीआई अस्मिता क्या है? महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई हेतु एक संपार्श्विक मुक्त डिजिटल ऋण है। ठीक है, एसबीआई अस्मिता क्या है? तो महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई हेतु एक संपार्श्विक मुक्त डिजिटल ऋण है। नारी शक्ति एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड, महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन और उद्यमशीलता को बढ़ाने हेतु। ठीक है, नारी शक्ति लॉन्च किया गया। मिशन नारी शक्ति किसने लॉन्च किया? एसबीआई ने। अस्मिता किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने। ठीक है, एसबीआई अस्मिता क्या है? तो महिलाओं के नेतृत्व वाले जो एमएसएमई जिसको लीड करनी है कौन सी? महिला, उसके लिए एक सांपार्श्विक मुक्त डिजिटल ऋण है ना। संपार्श्विक नारी शक्ति सिक्योरिटी फ्री। ठीक है, नारी शक्ति प्लेटिनम, नारी शक्ति क्या है? तो इसके तहत एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन और उनके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में। ठीक है, फिर भारत में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था ये, उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम बदल के 1955 में एसबीआई करके नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष है इसके चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। ठीक है, दूसरे नंबर पे एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो पीएनबी। ये आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल क्या है? तो केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है सेबी ने। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल उद्देश्य है कॉर्पोरेट बॉन्ड से जुड़ी सभी सूचनाओं को एकीकृत करना और पारदर्शिता बढ़ाना। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 10 वर्ष बाद फिर से मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता शुरू हुई, अभी हमने पढ़ लिया इसको। यूनाइटेड स्टेट्स क्रिप्टो स्टैटिक रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है ट्रंप द्वारा। शामिल है इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी। इसमें क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व किया जाएगा गोल्ड की तरह। हाइड्रोजन संचालित भारी ट्रकों का पहला परीक्षण को हरी झंडी दिया है नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में। ठीक है, इसको हाइड्रोजन संचालित भारी ट्रक का को किसने विकसित किया? तो टाटा मोटर्स ने। ठीक है, दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन रेल इंजन का विकास किसने किया है? तो भारत ने। कहाँ पर चल रहा है अभी? तो हरियाणा में, हरियाणा में इसका परीक्षण हो रहा है। ठीक है, भारत के पहले निजी पुनर्बीमाकर्ता कंपनी लाइसेंस प्रदान किए आईआरडीए द्वारा वैल्यू वैल्यूएक्टिस री इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, पुनर्बीमा क्या होता है? जिसमें बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक हिस्सा किसी दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरण कर देती है, उसको क्या कहते हैं? पुनर्बीमा कंपनी, है ना। अगला है हमारे पास फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई बीपीसीएल द्वारा। कहाँ पर? कोची में, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। भारत में डेयरी उद्योग के प्रमुख आंकड़े मार्च 2025 तक दूध उत्पादन 239.2 मिलियन मैट्रिक टन। वैश्विक हिस्सेदारी का हम कितना दूध उत्पादन करते हैं? 24%। 2030 तक का हमारा लक्ष्य 300 मिलियन मैट्रिक टन। ठीक है, 2014 के बाद की वृद्धि देखा जाए 63.5% की वृद्धि हुई दूध के उत्पादन में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। ठीक है, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 4.5% है। दूध उत्पादन से जुड़े लोग 10 करोड़, 75% महिला भागीदारी इसके अंदर। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति दूध की खपत 2023-24 में 471 ग्राम पर डे है। प्रति व्यक्ति 471 ग्राम पर डे हमारे वहाँ दूध लेते हैं। सीड से दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है,
सीड्स दूध उत्पादक देश में भारत है 1998 से अभी तक ऊपर बना हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे यूएस है, तीसरे नंबर पे चीन। लेकिन हम दूध को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास खपत इतनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख आंकड़े जारी किए हैं। मार्च 2025 तक रिकॉर्ड कोयला उत्पादन जारी हुआ है 1 बिलियन अरब टन। ठीक है, 1 अरब टन रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हुआ है 20 मार्च 2025 तक। 2024-25 का उत्पादन का लक्ष्य 1080 मिलियन टन है ना। भारत मैट्रिक टन, भारत की कुल ऊर्जा में कोयले की हिस्सेदारी 55% है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन 74% है। सीड्स कोयला उत्पादक देश चीन है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर यूएस है। ठीक है, भारत दूसरे नंबर पर है कोयले के उत्पादन करने पे। और राज्य अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो पहले नंबर पे झारखंड आता है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा आता है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा झारखंड सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा। सीड्स कोयला भंडार वाले देश यदि देखा जाए तो यूएसए में सबसे ज्यादा भंडारण है, लेकिन उत्पादकता में यूएसए तीसरे नंबर पे, लेकिन भंडारण में पहले नंबर पे। और भारत दूसरे नंबर पर है उत्पादक में, लेकिन भंडारण में कौन से नंबर पर है, तो 5वें नंबर पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत कोयला उत्पादन में है दूसरे नंबर पे, भंडारण में है 5वें नंबर पे। भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में होता है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा। भारत में चाय निर्यात के प्रमुख आंकड़े 2024 में कुल निर्यात 255 मिलियन किलोग्राम हुआ है। निर्यात में वृद्धि देखी गई है 10%। भारत वैश्विक चाय निर्यात के में भारत की हिस्सेदारी 10% की है। सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली चाय का प्रकार है ब्लैक टी। शीर्ष चाय उत्पादक राज्य असम 50% से ज्यादा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु। ठीक है, देश में देखा जाए चीन सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, भारत, और तीसरे नंबर पे केनिया है, लेकिन निर्यात सबसे ज्यादा केनिया कर देता है और दूसरे नंबर पे भारत। ठीक है, और चीन का निर्यात में तीसरा नंबर भी नहीं है। तो चाय के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है और चाय के निर्यात में भी भारत दूसरे नंबर पर। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा चाय असम में होती है और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में, है ना। भारत में रक्षा क्षेत्र की प्रगति के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए हैं। स्वदेशी रक्षा उत्पादन में 65%, पहले 65 से 70% आयात पर निर्भर था ये। रक्षा उत्पादन 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए हुआ है। 2029 तक लक्ष्य है 3 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में यदि एफडीआई देखा जाए तो स्वचालित मार्ग से 74% है, सरकारी मार्ग से भी 74% प्लस है ना। रक्षा बजट में वृद्धि 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए है, 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है, जो रक्षा बजट में हमारी वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई है। भारत का कृषि व्यापार, कृषि निर्यात अप्रैल से दिसंबर 2024 में 37.5 अरब डॉलर था। अप्रैल दिसंबर 2023 में 35.2 अरब डॉलर था। ठीक है, तो 6.5% का निर्यात में वृद्धि हुई है कृषि व्यापार में। भारत का कृषि व्यापार अधिशेष सरप्लस है 8.2 अरब डॉलर। ठीक है, तो सरप्लस में है कृषि व्यापार हमारा। कृषि में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट जारी की है आईएमएफ ने। पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में 105% की वृद्धि देखी गई है। पिछले 10 वर्षों में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी में वृद्धि, भारत 105%, चीन 76%, यूएसए 66%। ठीक है, भारत 2025 की तीसरी तिमाही तक जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी और 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी, तो जापान को तो पीछे छोड़ दिया हमने, अब जर्मनी को पीछे छोड़ना बाकी रह गया। तो कह रहे हैं 2027 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भारत की जीडीपी 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है। 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थे। ठीक है, इसमें 105% की वृद्धि देखी गई है। भारत 2032 के अंत तक 10 ट्रिलियन डॉलर प्लस की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। विश्व की 3 सबसे बड़ी यदि जीडीपी देखा जाए तो यूएसए 30.3 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 19.5 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.9 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो जर्मनी को हम 2027 तक पीछे छोड़ने वाले हैं। प्याज निर्यात पर लगा 20% शुल्क हटाने की घोषणा की, इंपोर्टेंट नहीं है। भारत 2027 तक बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हर बार क्या होता था कि प्याज का भाव बढ़ जाता था, 100 रुपए पार पहुंच जाता था। इस बार लेकिन आपने देखा होगा कि प्याज का भाव बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि निर्यात पर 20% का शुल्क लगा दिया गया था, तो लोकल मार्केट में बेचा गया, उसका निर्यात हुआ नहीं। भारत 2027 तक बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक के हिसाब से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जर्मनी। अब भारत आ गया है जापान को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, अब हम संक्षेपण पे पहुंच चुके हैं। संक्षेपण में हमारे पास पहला है तनुष्का सिंह, भारतीय वायुसेना में जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है, तो तनुष्का एयरफोर्स में जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। कहाँ की हैं तनुष्का जी? तो लखनऊ की हैं, तैनात है अम्बाला एयरबेस कैंप में। ठीक है, इयाल जमीर इजराइल रक्षा बलों के 24वें प्रमुख हैं। स्थान है इनका हर्जी हवेली। अजय सीठ वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव बने हैं। तुहिन कांत पांडे की जगह लेंगे। तुहिन कांत पांडे एसबीआई के नए अध्यक्ष बने। ठीक है, सीईओ। क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की 10वीं अध्यक्ष बनी है। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और अफ्रीकी सदस्य हैं। नुटिम्बो नदी नदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, नेटुम्बो नंदी नदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नामीबिया से हम चीते लेके आए थे, नामीबिया याद है, मोदी चीते लेके आए थे।
वही नामीबिया है। अशोक सिंह ठाकुर इंटाक के अध्यक्ष बने हैं, भारत के प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन इंटैक। अजय बहादुर सरकारी ई मार्केट प्लेस जीएम के सीईओ नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा देश के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं, सीजीडीए, ठीक है। विद्या बालन फेडरल बैंक द्वारा अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है विद्या बालन को। अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए, ठीक है। अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी। विकास कौशल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं, ठीक है। क्रिश्चियन स्टॉर्कर ऑस्ट्रेलिया की चांसलर बनी है। तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष बने, अभी हमने देखा। स्थान लिया इन्होंने माधवीपुरी बुच का। डॉक्टर अंजू राठी राणा विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त हुई, ठीक है। डॉक्टर अंजू राठी राणा। रमाकांत रथ का निधन हो गया है भुवनेश्वर में। देवेंद्र, ये क्या है, प्रसिद्ध ओडिशा कवि और पद्म भूषण से सम्मानित थे रमाकांत रथ। देवेंद्र प्रधान नई दिल्ली में इनका निधन हुआ है, वरिष्ठ भाजपा नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, है ना। जॉर्ज फॉरमैन का निधन हुआ है, प्रसिद्ध अमेरिकी मुक्केबाज थे जॉर्ज फॉरमैन। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 हम पुरस्कार देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुए विनोद कुमार शुक्ला। ये हिंदी लेखक है। 22 मार्च को भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये। विनोद कुमार शुक्ला यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं और 12वीं हिंदी लेखक है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को, 58वां गुरु रामभद्राचार्य को, और एक नाम आप बताएंगे, ठीक है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि गजल और शायरी से एसोसिएटेड है वो। बाकी रामभद्राचार्य एक नाम आप बताएंगे, हिंट दे दिए मैंने आपको। बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति हैं ये। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए राम सुतार, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, डिजाइनर है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के, ठीक है। तो राम सुतार ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया राम सुतार को, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी। ब्रिज इंडिया द्वारा लंदन स्थित थिंक टैंक है ब्रिज इंडिया, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है चिरंजीवी को, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 से सम्मानित हुई ललिता ठाकुर, ये राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं ललिता ठाकुर जी, इनको अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। रामनाथ गोयल पुरस्कार 2025 प्रदान किया है मृदुलिका झा को। टीवी चैनल आज तक के ये पत्रकारिता में उत्कृष्टता है, टीवी चैनल आज तक में पत्रकारिता करते हैं मृदुलिका झा। 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को रामनाथ गोयल पुरस्कार मिला है। 97 वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2 मार्च को प्रदान किया गया लॉस एंजलिस में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है सीन बेकर, सबसे अच्छे अभिनेता है एड्रियन ब्राडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिकी मेडिसिन, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म है फ्लो, ठीक है। बनारस लिट फेस्ट अवार्ड रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक ऑफ अवार्ड किसने जीता है, तो राजकमल झा द्वारा द पेशेंट इन बेड नंबर 12 उपन्यास के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड मिला है, द पेशेंट इन बेड नंबर 12, ठीक है। बनारस लिट फेस्ट अवार्ड, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है काशीनाथ सिंह को। रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड मिला है राजकमल झा को द पेशेंट इन बेड नंबर 12 उपन्यास के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है काशीनाथ सिंह को। बारबाडोस का भी सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है पीएम मोदी को। मॉरिशस हम देखिए हैं, नाम है इसका ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ठीक है। आईफा अवार्ड्स 2025 आयोजित हुआ है 8 से 9 मार्च को जयपुर राजस्थान में। सबसे अच्छी फिल्म इसमें है लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है किरण राव लापता लेडीज के लिए, जो कि आमिर खान की वाइफ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लापता लेडीज है, और सबसे अच्छे अभिनेता है कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 आयोजित हुआ है हांगकांग में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसमें ऑल वी इमेजिन इज लाइफ, ठीक है। पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज लाइफ, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में हांगकांग में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है संध्या सूरी संतोष फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है सहाना गोस्वामी संतोष फिल्म के लिए। रामसर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में भारत की पहली महिला विजेता है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, है ना। रामसर पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। सैन्य अभ्यास, जो 1 सवाल सैन्य अभ्यास से हर साल आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6वां धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, कहाँ पर हुआ है, पूर्वी फूजी जो कि जापान में है, भारत और जापान के मध्य, ठीक है। धर्म गार्जियन किसके बीच में हुआ, भारत और जापान के मध्य। तो याद रखिएगा जापान के जो पीएम थे आए थे भारत में, तो उनको भगवत गीता दी गई थी ना, तो उनके साथ हमारा धर्म जुड़ गया है, तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन। खंजर 12 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है 22 से 23 मार्च को टोकमोक किर्गिस्तान में, भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्री है किर्गिस्तान, यहाँ पे किर्ग ट्राइब पाई जाती है, तो किर्गिस्तान और भारत ने के बीच में खंजर 12, ओके। सी ड्रैगन 2025 आयोजित हुआ है 4 से 19 मार्च को गुआम तट पर अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा।
बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इसमें शामिल होंगे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, यूएसए। ठीक है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और यूएसए सी ड्रैगन 2025 में शामिल हुए। कहाँ पर हुए? तो गुआम तट पर। बियॉन्ड स्क्रीन्स भारत की पहली डिजिटल डिटॉक्स पहल है, ये शुरू किया है कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने। उद्देश्य है इसका जिम्मेदार गेमिंग और डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देना, बियॉन्ड स्क्रीन्स। ठीक है, चर्चित पुस्तकें हमारे पास, द पेशेंट इन बेड नंबर 12 इसकी किसकी है? राजकमल झा को। बनारस लिट फेस्टिवल में इनको फिक्शन के लिए अवार्ड मिला है। गॉडेस कॉम्प्लेक्स संजना सथियन की है। द ड्रीम होटल लैला ललामी की है। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी मदन मोहन सत्ती की है। टू द सेवंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर वीआई मंथ की है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसकी है? पीएस रमन की। ठीक है, साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में। उद्घाटन किया केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इसमें 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार का वितरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सम्मेलन आयोजित हुआ 8 मार्च को नई दिल्ली में। उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्वारा। विषय है नारी शक्ति से विकसित भारत। 10वां राष्ट्रीय डायलॉग 2025 17 से 19 मार्च नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पीएम मोदी प्लस न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा। थीम था काल चक्र, लोक, शांति और पृथ्वी। ठीक है, हम इसको देख के आए हैं। दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सवाल दिवस से आता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थीम था एक्शन को तेज करें, है ना। 8 मार्च को क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थीम था एक्शन को तेज करें। प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। अनमास्किंग द अपील इसकी थीम थी। अनमास्किंग द अपील किसकी है? स्मोकिंग की। एक्शन को तेज करें किसकी है? महिला की। ठीक है, 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। थीम थी गोरैया के लिए आशा। 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। गोरैया कहाँ रहती है? वन में, तो गोरैया दिवस और वन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और गोरैया को देख के हम लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो गोरैया दिवस, वन दिवस और क्या कहते हैं? खुशी दिवस कब मनाया जाता है? हैप्पीनेस डे 20 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को ग्लेशियर डे हम पढ़ के आए हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 23 ग्लेशियर में से जल निकलेगा। 21 मार्च को ग्लेशियर, 22 मार्च को जल, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, खेल घटनाक्रम यदि देखा जाए तो 9वां आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ है 16 फरवरी से 9 मार्च 2025 को पाकिस्तान और दुबई में। ठीक है, भारत के सभी मुकाबले दुबई में खेले गए थे, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। प्रतिभागी इसमें 8 टीम थी। जीती कौन है? भारत तीसरी बार जीत गई, 2002, 2013 और अब की बार। ठीक है, उपविजेता न्यूजीलैंड हुई थी, न्यूजीलैंड को हराकर। फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बैट पुरस्कार रचिन रविंद्र को, गोल्डन बॉल पुरस्कार मैट हेनरी को। ठीक है, ऑफिशियल सॉन्ग था इसका जीतोबाजी खेल के। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको मिनी विश्व कप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी को। तीसरा महिला प्रीमियम लीग वर्ल्ड 2025 आयोजित हुआ 14 फरवरी से 15 मार्च को भारत में। फाइनल 15 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। विजेता इसमें मुंबई इंडियंस हुई, विजेता दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, 9वां रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड नागपुर महाराष्ट्र में खेला गया है। इसकी विजेता विदर्भ क्रिकेट टीम हुई है। ये बीपीएससी में सवाल आया है। विजेता कौन है? विदर्भ क्रिकेट टीम। कप्तान थे इसके अक्षय वाडकर। उपविजेता थे कर्नाटक क्रिकेट टीम। ठीक है, तो विदर्भ क्रिकेट टीम कर्नाटक को हराकर जीत गई है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1934-35 में। पहले संस्करण का विजेता बॉम्बे था। सबसे सफल टीम मुंबई 42 बार जीत चुकी। ठीक है, 9वां रणजी कौन जीता है? तो विदर्भ कर्नाटक को हरा के। दूसरा कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित हुआ मिडलैंड्स इंग्लैंड में। आरओ के पेपर में सवाल था। ठीक है, मिडलैंड्स इंग्लैंड में पहली बार एशिया से बाहर। विजेता हुई इसकी भारतीय टीम पुरुष और महिला। विजेता हुई है इंग्लैंड की टीम पुरुष और महिला। ठीक है, 12वां विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 आयोजित हुआ है ट्यूरिन इटली में। भारत के कुल पदक इसमें 33 से 8 इसमें सोना जीता है। 3 देश सीट्स कौन से? यूएसए, कनाडा और जर्मनी। पांचवा खेलो इंडिया सॉरी पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन हुआ है। पहले चरण का लेह लद्दाख में, दूसरे चरण का गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसमें 9 टीमों ने भाग लिया है। शुभांकर इसका, हिम तेंदुआ, सीने सी शान। और शुरुआत हुई इसकी 2020 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ है? पहला चरण होगा लेह लद्दाख में, दूसरा चरण होगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, संक्षिप्त की आ गई हमारे पास अब। भारत का पहला जो हमने पढ़ा है उसके अंदर थोड़ा बहुत डिवीजन होता जाएगा। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, है ना, ब्लू डार्ट के सहयोग से शहरी कार्गो शुरू करेगा। चंद्रयान 5 मिशन को जाक्सा जापान के सहयोग से संचालित करने को मंजूरी मिली है। तो इसरो और जाक्सा मतलब जापान की जो स्पेस एजेंसी है मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को बनाएंगे। ठीक है, भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत की है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अमित शाह द्वारा लचित बर्फुकान पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है गोलाघाट असम में। ठीक है, लचित बर्फुकान पुलिस अकादमी कहाँ पर है? तो गोलाघाट असम में।
केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर में शामिल हुआ है भारतीय रेलवे। पीएम मोदी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन हुआ है रेडविट मॉरिशस में, ठीक है। ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। उद्देश्य है भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करना। विषय है इनोवेशन इन ग्रिड रेजिलियंस। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 4 से 10 मार्च को आयोजित किया गया। समय पूर्व जन्मे शिशुओं के लिए पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध उपलब्ध कराने हेतु पायोधी दूध बैंक का शुभारंभ हुआ है एम्स दिल्ली द्वारा, ठीक है। कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर पायोधी दूध बैंक कहाँ पर है, तो एम्स दिल्ली में, ठीक है। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत का पहल का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। भारत का पहला पूर्णतः सिला हुआ जहाज लॉन्च किया है होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में पूर्व नौसैनिक पोत आईएनएस गुलदार के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। मार्च में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड यूएसए की खुफिया प्रमुख है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार मिला है फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में। लगभग 40 वर्षों से चले आ रहे नारगोन काराबाग संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौता हुआ है आर्मेनिया अजरबैजान के मध्य, ठीक है। आर्मेनिया अजरबैजान के मध्य। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस नामक एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया। यूएसए ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंसे दुनिया के सबसे बड़ी हिमखंड का नाम क्या है, A23A। ये पूछा गया सवाल है, बीपीएससी में इस बार आया था। अभी जो 71 बीपीएससी हुआ इसमें सवाल पूछा गया था। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंसे दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है, A23A। रोम यानी इटली में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD में 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु किस फंड को लॉन्च किया गया है, तो कैली फंड को। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आग लगने के कारण चर्चा में है, उदयपुर राजस्थान में है ये। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो गोवा में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। 17 मार्च को इसरो अध्यक्ष वी नारायणन द्वारा श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया आईआईटी मद्रास में। अंतरिक्ष डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया भारत। पता होना चाहिए यूएसए, रूस, चीन के बाद भारत। नासा के स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन द्वारा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुज विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया है ना, स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के तहत। गूगल ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 का अनावरण किया, ठीक है। तो जेम्मा 3 किसका है, तो गूगल का है। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। मार्च 2025 में भारत किस देश में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है, तो यूएई में, ठीक है। मार्च 2025 में भारत किस देश में एफडीआई का सर्वश्रेष्ठ यूएई सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है और रेमिटेंस सबसे ज्यादा यूएसए से आ रहा है, ठीक है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला और गैर मेजबान देश कौन बना है, जापान। फिट इंडिया आइकन के रूप में आयुष्मान खुराना नामित हुए हैं। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री जाफरान जैतरी बने हैं। आरबीआई कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य बने हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के नए पीएम स्टुअर्ट यंग बने हैं। लेविस ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ को नियुक्त किया गया है। उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांडो ओरसी बने हैं, ठीक है। गॉड बीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुए गुंटर ब्लासेस ऑस्ट्रिया। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजाइन परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है आरबीआई को। प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 प्रदान किया है लियू जियाफुन नी चीन को। बंगो सागर 23+ गश्ती कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में भारतीय और बांग्लादेशी नौसेना के मध्य। डेजर्ट हंट 2025 एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास जोधपुर राजस्थान में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मार्च का करंट अफेयर समाप्त होता है। आप इनके उत्तर प्रदेश स्पेशल बैच से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और जो जो आपको सवाल पूछा गया था उसको कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ आपको और चीज़ें चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।